सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज स्टार्ट करेंगे हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है साउंड और ये 5th चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ इस चैप्टर में बस थ्योरी है, मतलब न्यूमेरिकल बहुत कम है, थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखते हैं साउंड क्या होता है। ठीक है, साउंड की डेफिनेशन देखते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होता है। ठीक है, साउंड एक एनर्जी होता है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना, तो उसमें एक साउंड एनर्जी भी था, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, तो वही एनर्जी साउंड है। ठीक है, ये तो मतलब छोटी क्लास में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब ये देखिए, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हेयर, मतलब कि ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप अपने जब घर में रहते हैं तो अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हो रही, जैसे घड़ी टिक 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 कर रही है उसकी आवाज़ सुनते हैं, पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ सुनते हैं, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये सब साउंड ही तो। जब स्कूल में होते हैं तो टीचर की आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, और जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो उसकी आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है एक। ठीक है, तो इसी को हम साउंड कहते हैं। तो जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा और इसके बारे में देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, ये साउंड की एक और प्रॉपर्टी है, साउंड वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब आपने अभी तक वेव नाम का शब्द तो सुना नहीं होगा, तो वेव की एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी है, देख लेते हैं क्या है। अ वेव इज़ अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट देयर बीइंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पॉइंट। ठीक है, समझ तो आया नहीं होगा। तो इसका मतलब है वेव इज़ अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, मतलब वाइब्रेटरी मतलब वाइब्रेशन का मतलब तो पता होगा, वाइब्रेशन कैसे होता है, टू एंड फ्रो होता है, टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो का मतलब तो आपको पता होगा, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे। ठीक है, इसका मतलब टू एंड फ्रो होता है, मतलब इधर जाओ फिर इधर आओ फिर इधर आओ फिर इधर, इसको टू एंड फ्रो कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, तो यही वेव होता है। तो ये वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है किसी मीडियम में विच कैरीज एनर्जी। ठीक है, अब वेव जो होती है वो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है किसी मीडियम में जो कि एनर्जी कैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे एनर्जी कैरी करता है विदाउट, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करता है एक तरह से। ठीक है, विदाउट देयर बीइंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन टू, मतलब कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, पर ये वो दो पॉइंट मतलब यहाँ से उठ के जाते नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब मैं मतलब अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, वेव्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं। ठीक है, पहली होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो फिर जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव में हम मान लेते हैं स्ट्रिंग वेव। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, ठीक है, ये सब हम क्लास 11 में, इनका पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, वहाँ सब पढ़ेंगे। यहाँ तो ऐसे ही ऊपर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऊपर नहीं पढ़ेंगे, मतलब ठीक ठाक पढ़ेंगे। स्ट्रिंग अभी हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ साउंड वेव पढ़ना ही वाली। तो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव को मतलब ऑब्जर्व कर पाना, फील कर पाना थोड़ा कठिन होता है, और ट्रांसवर्स वेव को थोड़ा आसान होता है। तो हम लॉन्गिट्यूडनल को एक तरह से ट्रांसवर्स के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा, फिर एक दो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब वेव क्या होता है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। ठीक है, अभी मतलब आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, पर अब अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सब देखने के बाद तो हमने देखी थी दो तरह की वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, तो पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं। अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, मतलब कि अगर वेव आगे की तरफ जा रही है, वेव किसी डायरेक्शन में तो जाएगी ना। ठीक है, अभी आपको सब समझ आएगा। वेव किसी डायरेक्शन, जैसे वेव आगे की तरफ जा रही है तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन, जैसे ये देखिए, ये वेव है, ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव ये है। तो मान लीजिए ये पार्टिकल ए है, ये ऐसे मतलब कि इस डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन वेव जा रही, तो ये भी तो एक्स डायरेक्शन में भी ऐसे मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है। बी वाला देखिए, ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। सी वाला देखिए, ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही उसी डायरेक्शन में ये सब वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, पर उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो और इसमें क्या, इट ट्रेवल इन सॉलिड लिक्विड गैस। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए,
अब इस एग्जांपल से आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये नॉर्मल लेंथ में, नॉर्मल पोजीशन में, या फिर नॉर्मल पोजीशन के लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसका ये वाला एंड पकड़ा और इसको ऐसे ऐसे करने लगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करने लगे, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, मतलब कि कहीं कहीं ऐसे थोड़ा चिपक जाएगा और कहीं कहीं ऐसे। देखिए ये नॉर्मल दूरी थी इन सब के स्प्रिंग की, ठीक है, पर जब ऐसे ऐसे करने लगे तो कहीं कहीं पे तो बहुत चिपक गया, ठीक है, और कहीं कहीं पे फैल गया बहुत। देखिए यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे कंप्रेशन नहीं हुआ, मतलब इसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, अभी मैं सब बताऊँगा। CR, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपक जाता है उसको कंप्रेशन कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस हो जाता है उसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो जब ऐसे ऐसे करने लगे तो इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो गया, तो इसमें अब एक वेव आ गई। तो पता है क्या होगा, ये जो ये कंप्रेशन यहाँ पे आया, ये कंप्रेशन हमेशा यहाँ नहीं रहेगा, ये कंप्रेशन ऐसे चलता जाएगा, ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, ठीक है, और फिर उसके पीछे रेयर फ्रैक्शन आएगा, ये सब ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है, ये एक ही जगह पे अटके नहीं है, रुके हुए नहीं है, ठीक है, ये सब चलते जाएंगे, तो उसी को हम वेव कहते हैं। तो ये जो है ये वेव ऐसे चल रही, ठीक है, ऐसे वेव ऐसे चलती है, तो वेव अगर रुकी थी तो आगे बढ़ती जाती, तो ये एक वेव है। तो देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, तो ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखिए जब ये ऐसे ऐसे कर रहा है तो ये देखिए ये चलता जा रहा है ना, ये वेव है, इसको वेव कहते हैं। ये कंप्रेशन है और यहाँ रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, ये ऐसे चलता है, तो स्लो मोशन दिखाएगा। ये देखिए वो चलता जा रहा है आगे, वो वेव आगे चलती जा रही है, ठीक है, दिख रहा है ना आप सबको? ठीक है, तो ये वेव आगे चलती जा रही थी, ठीक है, तो इसे वेव कहते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें क्या हो रहा था कि पहले यहाँ कंप्रेशन था, फिर यहाँ कंप्रेशन था, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो कंप्रेशन एक जगह रुका नहीं था, ये सब आगे बढ़ता जा रहा था। तो वेव की डायरेक्शन हम कहते हैं यहाँ थी, वेव की डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन ऑफ वेव थी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव थी इधर की तरफ। अब देखिए, अब मैंने जब वेव की डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें एक पॉइंट ये लिखा था कि उसमें पॉइंट लिखा था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पॉइंट, मतलब कि वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करती है पर उनका कोई डायरेक्ट मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पर डायरेक्ट कांटेक्ट ही ना होता है। देखिए जो पॉइंट यहाँ था, जो पॉइंट यहाँ था वो यहीं रहेगा ना, पर जो वेव थी वो तो यहाँ से यहाँ चली गई, वेव तो यहाँ आ गई, ठीक है, जो पॉइंट यहाँ था वो तो यहीं रहा। अब देखिए उसमें आपने वीडियो में देखा था ना, वेव आगे जा रही थी, मतलब वो जो कंप्रेशन था वो आगे चलता जा रहा था, ठीक है, उसमें रेयर फ्रैक्शन भी हो रहा था पर वो उतना आपको दिखा नहीं होगा, ठीक है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन उसमें दोनों हो रहा था। तो यही है कि मतलब वेव आगे चलती रहती है पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहीं रहते हैं, ठीक है, पॉइंट अपनी जगह से हिलते नहीं, वेव आगे चलती जाती है। अब ये सब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आता कैसे, ये पता है कैसे आता है? जब इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो इसके हर पार्टिकल या फिर हर पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है कोई, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट अपनी जगह में ऐसे और ऐसे मूव करता है, ये अपनी जगह से ही थोड़ा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ये ऐसे से मूव करता है, ठीक है, और आपको लगता है एक वेव बन गई है, वो ऐसा पैटर्न ही बन जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट जितने भी सब ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो सब बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं आगे पीछे, और इन द सेम डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग, वेव भी उधर चल रही है, ये भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो साउंड वेव भी ऐसे ही चलती है लॉन्गिट्यूडनल में, ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, जो ट्रांसफर वेव होता है वो समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये भी ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, ये वाला जो है ये भी ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब देखते हैं साउंड वेव इन एयर, ठीक है, तो साउंड वेव एयर में कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखिए ये एक सेट ऑफ एयर पार्टिकल है, मान लीजिए ये एक मीडियम है, ठीक है, इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा, ठीक है, ये सब एयर पार्टिकल्स ऐसे रेस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, एक स्पीकर बजा दिया जाता है, ठीक है, एक स्पीकर बजा दिया जाता है, ठीक है।
स्पीकर बजा देते हैं या फिर कोई यहाँ पे बोल देता है, ठीक है। तो फिर जब हम बोलते हैं, मुंह से हमारे आवाज़ निकलती है तो क्या होता है, तो फिर जब मुंह से एक वेव निकली तो क्या होगा, जो ये हमारे मुंह के जस्ट पास में जो एयर पार्टिकल है वो कंप्रेस होंगे। तो देखिए जो इसके जस्ट पास में जो एयर पार्टिकल थे वो मान लीजिए यहाँ तक है, जस्ट पास में जो एयर पार्टिकल थे ये नॉर्मल के मुकाबले कंप्रेस होने शुरू हो गए, कंप्रेस होंगे, ठीक है, कंप्रेस होंगे। अब जब ये सब कंप्रेस हो गए तो फिर जो यहाँ वाले पार्टिकल थे वो इधर आ गए, तो यहाँ पे एक गैप हो गया, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो गया, यहाँ से पार्टिकल दूर हो गए, ठीक है। यहाँ जब यहाँ वाले पार्टिकल दूर हो गए तो यहाँ वाले पार्टिकल कंप्रेस हो गए, यहाँ कंप्रेस होगा तो यहाँ दूर हो गए, तो फिर वेव इस फॉर्म में चलता है जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो ये क्या होगा, कंप्रेशन यहाँ है, ये कंप्रेशन आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो ये कंप्रेशन आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, इधर ट्रेवल कर रही। अब और ये पार्टिकल जो है वो ऐसे से ये पार्टिकल यहाँ से वहाँ उठ के नहीं जा रहे हैं, ये पार्टिकल यहाँ से वहाँ उठ के नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये पार्टिकल बस अपनी ही ऐसे जगह पे ऐसे से बस मतलब वाइब्रेशन कर रहे हैं। जो भी पार्टिकल वो अपनी जगह पे बस ऐसे से वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सब ऐसे से वाइब्रेशन ऐसे से कर रहे हैं, ठीक है। पर आपको लगेगा कि ये वेव आगे चल रही है, ऐसा लगेगा कि ये सब आगे जा रहे हैं, ठीक है, पर ये ऐसा होता नहीं, ये सब अपनी जगह पे वाइब्रेशन करते हैं और हमें लगता है और वेव आगे जाती है, वेव आगे जा रही है, ठीक है, एक तरह की एनर्जी आगे जा रही है, ठीक है, एनर्जी कैरी करती है। अब एनर्जी कैसे जा रही है, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, तो फिर वो एनर्जी इनके पास आ गई है, वो एनर्जी वेव के फॉर्म में आगे जा रही है, उसके जाके कोई सुनेगा उस एनर्जी को, ठीक है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इसीलिए बोल रहे हैं। जैसे कि ड्रम बीट करते हैं तो उससे जो आवाज़ निकलती है, तो हम एक वर्क डन कर रहे हैं ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा, वर्क डन कर रहे हैं, ड्रम बीट कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, अब वो एनर्जी साउंड के फॉर्म में बाहर निकलती है, ठीक है, साउंड के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। ड्रम में तो और भी होता है, इलास्टिक एनर्जी होती है, उसका शेप चेंज होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। अब देखते हैं कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या होता है। तो देखिए कंप्रेशन का मतलब होता है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम कम क्लोजर टू वन अनदर देन दे नॉर्मली आर, ठीक है, मतलब कि ये वो पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिसमें पार्टिकल पास आ जाते हैं, ठीक है, पार्टिकल कम क्लोजर, ठीक है ना, कम क्लोजर देन दे आर नॉर्मली। जैसे नॉर्मली यहाँ नॉर्मल है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल रेस्ट में है सब कुछ, यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके मुकाबले नॉर्मल के मुकाबले पास में आ जाते हैं, उस हिस्से को हम कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है, ये कंप्रेशन है। अब रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम आर फार्दर अपार्ट देन नॉर्मल। तो नॉर्मल के मुकाबले फार्दर दूर होते हैं, देखो दूर है, नॉर्मल में ऐसे पर इसमें थोड़ी दूर है, आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब कंप्रेशन में पार्टिकल पास आ गए तो कंप्रेशन में क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीज हो जाती है। और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल दूर जाता है तो डेंसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और प्रेशर भी यहाँ इंक्रीज हो जाता है, यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये सब इसमें होता है। आप 11th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब एक एक चीज़ पढ़ेंगे कि ये सब कैसे होता है, वाइब्रेट कैसे करते हैं, इनका एम्पलीट्यूड, ये सब बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सब समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो फिर अब देखते हैं दूसरे टाइप की वेव जो कि है ट्रांसवर्स वेव। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब ये है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ आएगा इसका मतलब क्या है। मान लीजिए वेव इधर जा रही है, ठीक है, तो ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है और ये पार्टिकल सी है। तो ये पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, पार्टिकल सी है, तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, मतलब कि राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग, ठीक है, राइट एंगल है ना, देखो 90 डिग्री बना रहा, मतलब अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है,
90 डिग्री होता है एक्स और वाई के बीच में। तो फिर उस वाले में क्या था, उस वाले में इधर ही मतलब जिस डायरेक्शन में जाती थी उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करते थे, इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करते थे। तो फिर उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, और ये पढ़ना बहुत आसान होता है। तो फिर ये देखिए ये ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये ज़्यादा विजुअलाइज होता है आपको ऐसे, ठीक है, वेव ऐसे जा रही है पर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। अब ये देखिए कैसे होता है, मान लीजिए वही एक एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग वाला, ये एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मल पोजीशन में स्प्रिंग है, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को पहले क्या किया था पिछले केस में, ऐसे 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 किया था, मैंने वीडियो दिखाया था ऐसे ऐसे। अब हम स्प्रिंग को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे जब करते हैं तो एक वेव बन जाती है। तो ओरिजिनली में होता क्या, मान लीजिए एक स्ट्रिंग ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, ठीक है, रस्सी ले लीजिए और एक लंबी सी रस्सी टाइट करिए, उसको ऐसे करके एक झटका दीजिए, ठीक है, ऐसे करके झटका दीजिए, ऐसे एक झटके, तो एक वेव जनरेट होगी या फिर इसको कह सकते हैं पल्स जनरेट होगा। तो ये यहाँ है, ये थोड़ी देर बाद यहाँ आएगी, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगी, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये आगे मूव करती चली जाएगी, ठीक है, ऐसे करके झटका देंगे ऐसे, तो ये आगे मूव करती जाएगी। तो जो वेव है वो मूव कर रही है, इसका मतलब वेव है मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वेव इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। पर जब इस वाले में होता है क्या, इस वाले में जो इसका जितने भी पार्टिकल्स है, मान लीजिए यहाँ जो पार्टिकल वो सब ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हैं, देखिए पार्टिकल्स ऊपर नीचे, जितने पार्टिकल है वो सब ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे होती है, एक तरह से मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए ये है ऐसे कैसे फॉर्म होती है। तो फिर जो जब ऐसे जस्ट फॉर्म करते हैं तो जो ये वाला पार्टिकल ये थोड़ा ऊपर आया, ये थोड़ा ऊपर आया, ये थोड़ा ऊपर, ये सबसे ऊपर आ गया, अब ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वेव बनाते हैं तो वो ऐसे करके जनरेट होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि इसमें राइट एंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर में पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते हैं, उसमें ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांसवर्स वेव ऑन अ लिक्विड, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव ऑन अ लिक्विड। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए एक वाटर है, वाटर सरफेस है, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, ऐसे थोड़ा कब समझ आएगा, ठीक है। तो क्या ये आपको दिख रहा है, देखिए कैसे वेव आई, वेव आगे चलती जा रही है, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, एक ड्रॉप गिरी उसमें और फिर जो ये गोल गोल वेव बनी ना, वेव आगे बढ़ती जा रही है ना, पर इसमें पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसीलिए वो देखिए थोड़ा ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। जब वेव बन रही है तो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर जैसे जब पानी में ड्रॉप गिरी थी तो मान लीजिए ये ऐसे गिरी थी, तो यहाँ पे एक ड्रॉप गिरी थी, ठीक है। तो फिर ये ऐसे वेव बनी, फिर ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी, ये ऐसे स्प्रेड होती है, जैसे कि एक बूंद ऐसे गिरी तो वो स्प्रेड होती जा रही थी। अब वो स्प्रेड कैसे होती है, जब पानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो फिर मान लीजिए ये पानी की सरफेस से हम इसको ऐसे साइड से देख रहे हैं, ठीक है, मतलब पहले तो इसको तो हम ऊपर से देख रहे हैं टपकते हुए, मान लीजिए हम पानी में ऐसे थोड़ा सा डूब गए हैं और यहाँ तक वाटर लेवल है, ये पूरा वाटर लेवल है, ठीक, समझ रहे हैं ना, पानी की साइड से देख रहे हैं। तो जब हम पानी के अंदर से देख रहे हैं एक तरह से, ठीक है, तो उसको हमें क्या लगेगा, अंदर से नहीं मतलब साइड से देख रहे हैं, जहाँ से ये है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ठीक है, पानी इस सरफेस तक है, ठीक है, मान लीजिए पानी इस सरफेस तक है, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं ऐसे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं इस पूरी सरफेस को, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये पानी इस सरफेस तक है, अभी इसमें कोई वेव नहीं बन रही। जब यहाँ पे एक मान लीजिए एक ड्रॉप गिराएगी तो वेव ऐसे बनने लगी, ठीक है, वेव ऐसे बनने लगी, या फिर यहाँ पे ड्रॉप गिराएगी तो वेव बनने लगी। तो जब वेव बनती है तो क्या होता है, ये देखिए पहले पानी ऊपर जाता है, फिर पानी नीचे आता है, फिर पानी ऊपर जाता है, फिर पानी नीचे आता है। तो देखिए इस जगह पानी है, पानी पहले ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव ऑन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया, तो बताया था ना सॉलिड बनती, सॉलिड में वो ऐसे बना के दिखाई थी, लिक्विड में भी और गैस में ये नहीं बन पाती, ठीक है। तो फिर देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव था उसमें जब जहाँ पे पार्टिकल पास आ जाते थे तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम कंप्रेशन, और जहाँ दूर दूर चला तो उसको रेयर फ्रैक्शन। तो उसमें भी देखिए उसमें क्या होता था, उसमें डेंसिटी के टर्म्स में हम मेज़र करते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्टेंस के टर्म में मेज़र करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। जैसे कि ये पार्टिकल मान लीजिए जो ये पार्टिकल वेव का, ये कभी ना कभी यहाँ रहा होगा, जो ये पार्टिकल ये भी कभी ना कभी यहाँ रहा होगा, तो ये अपनी जगह से इतना उठ चुका है। अब मान लीजिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ये कभी कभी यहाँ रहा होगा, ये अपनी जगह से इतना उठ चुका है। जैसे ये पार्टिकल है,
ये कभी ना कभी यहाँ रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, फिर ये इतना उठ चुका है, मतलब ये कभी ना कभी तो ऐसे रहा होगा ना, अभी धीरे धीरे इतना उठा, फिर ये ऐसे नीचे जाएगा, फिर ये ऐसे उठेगा, ठीक है। मतलब तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वाई डायरेक्शन, तो उसके डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ठीक है, ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। उसमें क्या था, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, उसमें डेंसिटी के टर्म्स में था। उसमें क्या था, देखो ऐसे ऐसे था ना, जहाँ जहाँ पास आ गए, बहुत बहुत पास आ गए, इसको कंप्रेशन बोलते थे, जहाँ बहुत दूर है इसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते थे, ठीक है। उसमें डेंसिटी के टर्म्स में होता था, पार्टिकल बहुत पास आ गए, इसमें क्या हुआ कि पार्टिकल सबसे ऊपर चला गया, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी जहाँ हो गई, यहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जहाँ हो गया, इसमें इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा कम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब नीचे जितना ज़्यादा चला गया उसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। मतलब ये जीरो लाइन है, यहाँ पे बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये जीरो लाइन है। अब जो ये क्या नाम था इसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इसका ग्राफ भी सेम ऐसे ही बनता है, पर ये डिस्टेंस के टर्म्स में बना है, वो डेंसिटी के टर्म्स में बनता है, ठीक है। इसको ये एक तरह का ग्राफ ही है, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनता है इसका, इसको हम साइनोसोडियल ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा कॉस थीटा शायद आपने पढ़ा नहीं होगा अभी, ठीक है। जो साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन थीटा का सेम ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो इसको हम साइनोसोडियल ग्राफ बोलते हैं, साइनोसोडियल ग्राफ, ठीक है, साइनोसोडियल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे ये साइन थीटा वाला, 10th में ठीक है। तो फिर जो इसका बनता है लॉन्गिट्यूडनल का, ये डेंसिटी के टर्म्स में बनता है, डेंसिटी, और ये टाइम, और जो इसका लैटिट्यूड नहीं, ये ट्रांसवर्स वेव का बनता है, वो बनता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल का L, ये ट्रांसवर्स का T, ठीक, समझ आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो जो हमने ऐसे साउंड वेव बनाई थी ना ऐसे ऐसे करके, तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक, मतलब 5 चीज़ें इसमें हम डिफाइन करेंगे। क्या है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं बारी बारी से इन 5 को डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं सबसे पहले वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो द डिस्टेंस आफ्टर विच इट रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब द वेव रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। तो मतलब कि देखिए यहाँ से वेव ने स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ठीक है, यहाँ रुक गया, और फिर देखिए इसने अपने आप को रिपीट किया ना, तो ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए से ई तक, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ से ए से गिरा तो ए से ई तक, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ होती है। इसको हम लैम्डा से, ग्रीक सिंबल है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है हमारा लैम्डा, पहली बार शायद आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा होता है, ठीक है। तो इसकी मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ये, मतलब कि हम लोग ज़्यादातर ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं, ये वाली यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, मतलब कि देखिए कंप्रेशन कहाँ है, यहाँ कंप्रेशन आया, यहाँ कंप्रेशन आया, रेयर फ्रैक्शन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी लैम्डा ही है, ठीक है। देखिए इसको नीचे मान लो गिरा दो, इसको नीचे गिरा दो, तो हमने देखी थी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, आप इसको इतना खिसका दो, इसको भी इतना खिसका दो, तो B से F की डिस्टेंस भी लैम्डा ही है, ठीक है। या फिर D से H की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी लैम्डा ही है, ठीक है, लैम्डा, यहाँ से यहाँ भी लैम्डा है। तो 2 एडजेसेंट कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन, देखिए एडजेसेंट मतलब बगल बगल में, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट अगला कंप्रेशन यही तो है, तो इन दोनों के कंप्रेशन, सॉरी ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन है, ठीक है। ये मतलब लॉन्गिट्यूडनल ग्राफ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ है, क्योंकि देखिए साउंड वेव का ग्राफ है। तो ये डेंसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। अब कंप्रेशन में क्या होता है, सब पास पास आ जाता है, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम है, तो 2 कंप्रेशन और 2 रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, या कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन बीच जो डिस्टेंस होती है, उसको हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब वेव लेंथ है तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट होगी मीटर, ठीक है, SI यूनिट होगी मीटर इसकी, ठीक, नोट कर लीजिए। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऐसे ये होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द अनडिस्टर्ब पोजीशन, ठीक है। तो मान लीजिए पार्टिकल ऐसे ऐसे वेव में जा रहा है, ठीक है, ऊपर आ नीचे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसमें डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। अब पता है जो जब लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे ऐसे पार्टिकल वो कर रहा था, क्या कर रहा था,
वाइब्रेशन कर रहा था, ठीक है। तो फिर मान लीजिए ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये मीन पोजीशन थी, जैसे इसकी मीन पोजीशन थी, तो जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे जस्ट पहुँच जाएगा, तो ये अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, यहाँ पहुँच जाएगा, अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो यही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की एम्पलीट्यूड होगी, ठीक है। तो वही इसको दर्शाता है। ये देखिए, ये पार्टिकल था, मान लीजिए ये जो ये पार्टिकल था ये यहाँ था, तो ये पार्टिकल देखिए, ये पहले सारे पार्टिकल इस लाइन में थे ना, अनडिस्टर्ब पोजीशन यहाँ थे, अब ये इतना उठा, ये इतना उठा, ये इतना उठा, और ये वाला सबसे ज़्यादा उठ गया। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और यहाँ पे जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तभी मैक्सिमम डेंसिटी भी आती, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के समय ही मैक्सिमम डेंसिटी आती है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये तो अभी हम वेव की बात कर रहे हैं कि वेव में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ तक जो जैसे ये है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये वाला भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड, ये सब एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस है, तो ये भी इसकी एसआई यूनिट भी कितनी होगी, मीटर होगी, ठीक। अब जैसे पिछले वाले में देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा लैम्डा था ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये λ/2 होगा, लैम्डा का आधा होगी, ये सब सेम ही तो है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लैम्डा था, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, ये λ/2 होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब कि एक पूरी वेव को प्रोड्यूस होने में, वन कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा, मतलब यहाँ से चली और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी एक पार्टिकल के लिए ले लीजिए, ठीक है, तो ये पार्टिकल उठेगा यहाँ तक आएगा, फिर ये वापस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, तो उसको कहेंगे वन टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब कि समझ तो गए होंगे आप कि जैसे कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल उठेगा, ऊपर जाएगा, ये अपनी ही जगह पे वो करेगा ना, मतलब अपनी जगह पे वाइब्रेशन करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसको टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो इसे एक बार वेव कंप्लीट कर ली अपनी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, मतलब ऐसे करके ऐसे गया और ऐसे करके ऐसे आ गया। एक बार देखिए यही वाला फिगर बन रहा है, ये ऐसे करके एक बार वेव कंप्लीट कर ली, मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना होगा, ठीक है। ये तो मतलब पूरी वेव का टाइम है, पर ये हर पार्टिकल के लिए यही टाइम पीरियड होता है, ठीक है। हर पार्टिकल मतलब ऊपर नीचे वाइब्रेशन कर रहा है ना, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेव को मतलब एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी, क्योंकि है तो ये टाइम ही ना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक आपने नहीं सुना है, पहली बार सुनेंगे। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेव कंप्लीट हो गई। जैसे कि मान लीजिए कोई वेव ऐसे चल रही है, उसका फ्रीक्वेंसी है 10, ठीक है, 10 फ्रीक्वेंसी। अभी एसआई यूनिट उसकी होती है हर्ट्स, ठीक है। एक साइंटिस्ट के नाम पे हेनरिच हर्ट्स थे, उन्हीं के नाम पे रखी गई 10 हर्ट्स, HZ, इसको H कैपिटल में रहता है, Z स्मॉल में रहता है, ठीक है। 10 हर्ट्स किसी की फ्रीक्वेंसी, तो मतलब कि वो 1 सेकेंड में 10 बार वेव कंप्लीट कर लेती, ठीक है। नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 10 बार वेव कंप्लीट कर लेती, तो ये हमको फ्रीक्वेंसी बताती है, नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे पहुँचने में 1 सेकेंड लग जाता है, मतलब तो 1 सेकेंड में कितनी वेव कंप्लीट हुई, एक ही वेव तो कंप्लीट हुई, ठीक है। तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 हर्ट्स, ठीक है, 1 हर्ट्स। अब जैसे आपने बहुत सारे प्रॉन्ग्स देखे होंगे, प्रॉन्ग्स में ट्यूनिंग फोक ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे करके एक होता है, मेटल का बना होता है, इसको ट्यूनिंग फोक कहते हैं। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से हैंडल से पकड़ते हैं और फिर ऐसे करके टन करके मारते हैं, तो इसमें तो ये मतलब पहले से इनबिल्ड होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्स, ठीक है, 512 हर्ट्स पहले से बता दो। मान लीजिए कुछ और है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 216 हर्ट्स, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे फिक्स होती है, तो इसको जैसे करके टन मारते हैं तो ये उतनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी पानी में मतलब 512 फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए, तो इसको ऐसे पकड़ो, टन करके मारो, पानी में छुआ दो, टच करा दो, तो जिसके कांटेक्ट में आते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट ये ऐसे वाइब्रेट करता है, कैसे, ऐसे अंदर आता है बाहर जाता है, अंदर आता है बाहर जाता है। तो ये जो ये पार्ट है, ऐसे 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 ऐसे
रोटेट करता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिएगा ट्यूनिंग फोक का, ठीक है, ट्यूनिंग फोक कहते हैं इसे, ठीक है। और इसका जो ये पार्ट होता है ये इसको प्रॉन्ग्स कहते हैं, ये और ये प्रॉन्ग्स, ठीक है। तो ये पहले से इनबिल्ड होते हैं, फ्रीक्वेंसी इनमें पहले से सेट होती है कि ये इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि इसको मारने पे इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट हो, ठीक है। तो ये वेव जनरेट करने काम आते हैं। अब देखिए हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन, एफ एंड टाइम में रिलेशन, ठीक, ये हम बाद में देखेंगे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड के बराबर होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। तो फिर टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की सेकेंड होती है, सेकेंड। तो फिर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, ये हर्ट्स हो जाएगा, हर्ट्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम में ये रिलेशन होता है, ठीक। अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। अब वेलोसिटी मोशन चैप्टर में पढ़ो चाहे साउंड चैप्टर में पढ़ो, वेलोसिटी का तो एक ही फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो मान लीजिए ये वेव थी, ये यहाँ थी, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लीजिए लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की और टाइम इसको कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लग गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम लग गया, इसने लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। अब 1/t क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t। 1/t क्या होता है, एफ, तो होता है लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। तो फिर वेलोसिटी होता है लैम्डा इंटू एफ, ठीक। और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, बताइए क्या होगी, लैम्डा की क्या होती है, मीटर, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 सेकेंड, या फिर हर्ट्ज कह सकते हैं, तो मीटर पर सेकेंड ही तो होगी। मतलब वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड की एसआई यूनिट होगी, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो फिर हमने अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव कर लिए हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल्स लूँगा, ठीक है, इस लेक्चर में नहीं ले रहा। तो फिर ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और जितने कॉन्सेप्ट समझाएं सब अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है, बुक रीड कर लीजिएगा। तो फिर ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।